एक जवान और खूबसूरत महिला अपने बच्चे के साथ दोपहर के समय में एक खेत में काम कर रही थी। तभी अचानक वहां पर एक तहसीलदार आता है और आने के बाद उस महिला से कहने लगता है कि क्या जिस तरह से तुम जानवर को प्यार किया करती हो उसी तरह से मुझसे भी प्यार कर सकती हो। अब यह बात सुनकर जो महिला काम कर रही थी उसे थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो कहने लगती है कि ये आप कह क्या रहे हैं, आपको ज़रा भी इस बात को कहने में शर्म नहीं आ रही। तो उसके बाद जो वह तहसीलदार होता है वह उसे कुछ ऐसी बात बताता है जिसे सुनने के बाद जो वह महिला होती है उसे पहले तो इस बात पर विश्वास नहीं होता, लेकिन बाद में वो उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। क्या हुआ था वहाँ पर और किस वजह से वो तहसीलदार साहब उससे ऐसा कह रहे थे, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश अयोध्या के एक छोटे से गांव में एक शोभा नाम की महिला रहा करती है। शोभा के घर में उसका पति है, एक उसका बच्चा है जिसका अभी अभी उसको जन्म हुआ है और वो लोग बड़े ही खुशियों के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। शोभा की जिंदगी में अपने पति और अपने बच्चे के अलावा उनका अपना कहने वाला और कोई भी नहीं है। दरअसल शोभा जहाँ पर शोभा का मायका था वहाँ पर भी वह बिना माता पिता के ही अकेली थी और यहाँ पर जहाँ पर उसकी शादी हुई है उसके पति से, तो यहाँ पर भी उसका पति अकेला ही रहा करता है, यानी कि उसके पति के भी माता पिता या भाई बहन कोई भी नहीं है। दोनों लोग एक दूसरे का सहारा बनकर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे और शोभा देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। लेकिन तभी अचानक से जैसे कुछ समय बीतता है तो समय के साथ साथ जो पति होता है उसको एक बीमारी लग जाती है और बीमारी के चलते उसकी मौत हो जाती है। अब जैसे ही पति की मौत होती है तो उसके बाद जवान और खूबसूरत शोभा अपने बच्चे के सहारे अकेली रह गई थी और कोई भी उसको अपना कहने वाला नहीं था। वह इस बात का काफ़ी ज़्यादा विलाप करती है, लेकिन सच्चाई को उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है और अपने बच्चे का भरण पोषण करने के लिए वह इधर उधर दूसरों के घरों में काम करने लगती है। धीरे धीरे जो बच्चा होता है वह 2 साल का हो जाता है और जैसे ही बच्चा 2 साल का होता है तो उसी दौरान बच्चे की तबीयत भी खराब रहने लगती है और ये बात शोभा को अंदर ही अंदर काटने लगती है, क्योंकि कुछ दिनों पहले उसके पति की भी ऐसी तबीयत खराब हुई थी जिस तरह से बच्चे की हुई थी। पहले पेट में दर्द हुआ था और धीरे धीरे उनकी मौत हो गई थी। तो इसी वजह से वह अपने कुछ परिचितों से, जैसे कि चाचा ताऊ की बहन होती है, इधर यहाँ अड़ोस पड़ोस की कोई ननद होती है, उन सभी से इस बारे में सलाह लेते हैं। तो ज़्यादातर सभी लोग उसे सलाह देते हैं कि तू ऐसा कर, बच्चे के लिए गाय ले आ और गाय का दूध इसे पिला, हो सकता है ये उससे ठीक हो जाए। अब यह बात सुनकर शोभा काफ़ी ज़्यादा चिंतित होती है, क्योंकि ना तो उसके पास बिल्कुल भी कोई पुश्तैनी ज़मीन है और ना ही इतना पैसा है कि वो गाय खरीद सके। अब इसी बात को लेकर वो एक दिन अपने ताऊ की लड़की से बात कर रही थी और उसे बता रही थी अपने दुखों के बारे में। तो ताऊ की लड़की को उस पर तरस आ जाता है और वो कहती है कि शोभा ऐसा कर, मेरे यहाँ पर एक गाय है और जो कि 1-2 दिन में बच्चा देने वाली है और उसके बाद वो अच्छे से दूध देगी, तो उसको ले जा और अपने बच्चे को दूध पिला दे, अगर वो ठीक हो गया तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इस बात को सुनकर शोभा की सारी जो चिंता होती है वो दूर हो जाती है और उसके बाद वह ताऊ की लड़की के कहने पर उसकी गाय को लेकर अपने घर में बांध लेती है। वहां पर उस घर में रहकर वह उस गाय की देखभाल करती है और तभी जो गाय होती है उस पर बछड़ा हो जाता है और वह इसके बाद दूध देने लगती है। यहाँ पर जो शोभा होती है उस गाय के दूध को अपने बच्चे को पिलाती और साथ में उस बछड़े का भी अच्छे से ख्याल रखा करती। शोभा का लड़का जिसका नाम विपिन होता है वह भी दूध को पीकर अच्छा भला हो गया था और उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, साथ में गाय का बछड़ा भी बड़ा हो रहा था और वह उसके साथ अच्छी तरह से घुल मिलकर खेलता कूदता। इधर जो शोभा होती है वह भी बछड़े का अच्छे से ख्याल रखती है, तो शोभा को भी उस पर बहुत ज़्यादा प्यार आने लगता है और वह इसको अपने से बिल्कुल भी अलग नहीं करने वाली। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ एक बछड़ा, उसका बेटा और जो शोभा होती है ये तीनों एक परिवार की तरह रहने लगते हैं और तभी समय आ जाता है उस गाय को वापस लौटाने का। अब शोभा बछड़े से काफ़ी ज़्यादा घुल मिल गई थी, तो इसी वजह से वो उसे वापस नहीं लौटाना चाहती। तो वह अपनी ताऊ की लड़की से बात कर लेती है कि बहन, मैं इस गाय को तो तुम्हें लौटा दूंगी, लेकिन इस बछड़े को मेरे पास रहने दो, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा करता है। अब जो ताऊ की लड़की होती है वो शोभा की भावनाओं को समझती है और कहती है कि कोई बात नहीं बहन, अगर ऐसी बात है तो तुम बछड़े को अपने पास रख लो, मुझे इससे कोई भी आपत्ति नहीं है। उसके बाद शोभा उस बछड़े को भी अपने बेटे के साथ साथ पालने लगती है और एक तरह से वह उसे अपना बेटा ही समझा करती थी। बछड़ा जल्दी जल्दी से बड़ा होता है और जब भी शोभा कहीं दूसरों के खेतों में काम करने के लिए जाया करती तो उसका बेटा और वो बछड़ा दोनों के दोनों साथ जाया करते और वहीं पर उसके साथ रहा करते। बीच के समय में जब कभी उस बछड़े को भूख लगा करती तो वह खेतों में से चारा भी खा लिया करता है और जब कभी पड़ोसी खेत वाले उसको धमकाते हैं
हैं या फिर उस पर लाठी उठाते हैं तो उसके बाद शोभा सामने जाकर खड़ी हो जाया करती और कहा करती कि देखो इससे कुछ मत कहो, ये मेरे बेटे जैसा है और आपको अगर कुछ भी कहना है तो आप मुझसे कह सकते हो। ये बच्चा है, अभी नासमझ है, इसको नहीं पता कि ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे तो बस भूख लगी तो उसने खा लिया। इस बात को सुनकर जो गांव वाले होते हैं वो सोचने लगते हैं कि बेचारी के दिमाग में फर्क पड़ गया है, लेकिन शोभा का प्यार उस बछड़े के प्रति कुछ ज्यादा ही था और इसी वजह से वो ऐसी बात कर रही थी। इसके बाद अड़ोसी पड़ोसी भी ऐसी छोड़ देते हैं और गांव के अंदर यह बात घूमने लगती है कि शोभा का दिमागी संतुलन खराब हो गया है और बछड़े को बच्चा कहकर इस तरह से वो किया करती है। अब यह बात घूमते घूमते गांव के एक दामाद के पास पहुंच जाती है जो कि शोभा के पड़ोस की एक लड़की से शादी कर चुका था और उसके साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। दरअसल जब उसकी उस लड़की से शादी हुई थी तो शोभा की भी नई नई शादी हुई थी और जैसे ही उसने शोभा को देखा तो अपने अंदर अलग तरह के विचार शोभा के लिए लाने लगा था, लेकिन वहां पर उस टाइम पर वो कुछ भी नहीं कर पाता है। और जैसे उसे पता चलता है कि इसकी दिमागी कंडीशन थोड़ी सी खराब हो गई है तो उसके बाद वो अपनी साइकिल लेकर सीधा शोभा के यहाँ पर आ जाता है और वहां पर उससे बात करने लगता है। दरअसल ये बात है 2001 की और 2001 में ज्यादातर लोग साइकिलों से इधर उधर आवागमन किया करते थे। इसके बाद जो व्यक्ति होता है जो कि गांव का दामाद था और शोभा का नंदेव लगता था पड़ोस की लड़की का, तो इसी वजह से शोभा उसका अच्छे से वेलकम करती है और उसे घर के अंदर बिठाकर चाय पानी पिलाती है। वो तो एक मेहमान की तरह उसकी आवभगत कर रही थी, लेकिन वो उस पर गंदी निगाह रखता है और बुरी निगाहों से उसे देखने लगता है। शोभा भी ये बात नोटिस कर लेती है, लेकिन अभी तक वह उससे कुछ भी नहीं कहती है क्योंकि वह एक मेहमान है और गांव का दामाद है, तो इसी वजह से वह चुपचाप इधर से उधर निकल जाती है और उससे कुछ भी नहीं कहती है। अब थोड़ी देर जब शोभा उससे कुछ नहीं कहती है तो वो कुछ और ही इस बात को समझने लगता है और उसके बाद वो उसके पास जाकर उसे गलत तरीके से टच करने लगता है। अब जैसे ही शोभा ये बात देखती है तो एकदम से जोरदार चांटा उसको लगा देती है और कहती है कि आपको शर्म नहीं आ रही, आप ये क्या कर रहे हो। अब जैसे उसको चांटा लगा था तो एकदम से वो आग बबूला हो जाता है और कहने लगता है कि क्या कर रहा हूं मैं तो अपने पैसे वसूल कर रहा हूं। अब इस बात को सुनकर शोभा एकदम से हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि कौन से पैसे और कैसे पैसे। तो वो कहने लगता है कि जब तुम्हारे पति बीमार थे तो उस टाइम मुझसे 10,000 रुपए लेकर आए थे और उन 10,000 रुपयों को या तो तुम दे दो वरना जो कुछ मैं कर रहा हूं चुपचाप उस चीज को सहन करो। लेकिन जो शोभा होती है वो बहुत ही अच्छी लड़की थी और ऐसी वैसी बातों पर बिल्कुल भी गौर नहीं दिया करती थी और ये बातें उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो इसके बाद वो कहती है कि देखो, पहली बात तो मुझे नहीं पता है कि तुमने मेरे पति को 10,000 रुपए दिए हैं, तो इसी वजह से अच्छा ये होगा कि तुम यहां से चले जाओ। अगर तुम्हारे पैसे भी हैं तो मैं तुम्हारे घर आऊंगी और घर आकर तुम्हारी पत्नी से पूछूंगी, अगर वो कहती है तो मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगी। ऐसा कहकर उसने उसे धमकाकर वहां से भेज दिया था और इसके बाद जो वो गांव का दामाद होता है वह अपना मुंह लटकाकर वहां से वापस चला जाता है। इसके बाद जो शोभा होती है वह दूसरे ही दिन अपने घर से सीधा उस लड़की के घर पहुंच जाती है जिसका वो पति था और वहां जाकर उसे सारी बात बताने लगती है। लेकिन यहां पर उसके पति ने पहले से ही अपनी पत्नी को इस तरह से भर दिया था कि शोभा तो पागल हो गई है और दूसरों के साथ अवैध प्रेम प्रसंग बनाया करती है। मैं उसके घर गया था अपने 10,000 रुपए लेने के लिए क्योंकि जब उसका पति बीमार हुआ था तो मैंने उसे 10,000 रुपए दिए थे, लेकिन इसने मुझ पर गलत तरीके का इल्जाम लगा दिया। अब जैसे शोभा आकर यहां पर उससे ये बात कहती है तो वह उल्टा शोभा को धमकाने लगती है और कहती है कि तू समझती क्या है अपने आप को, क्या मेरे पति को तू ऐरा गहरा समझ रही है? ऐसा कुछ भी नहीं और मेरा पति बहुत अच्छा है। तू अगर इतनी अच्छी है जितना तू बता रही है तो मेरे पति के 10,000 रुपए दे क्यों नहीं देती। अब यह बात शोभा को खटक जाती है, लेकिन करे भी तो क्या करे क्योंकि वह काफी ज्यादा गरीब है और उसके पास इतने पैसे नहीं है। इसके बाद वो कहती है कि ठीक है, मैं आपके पैसे लौटा दूंगी, कोई बात नहीं, कुछ दिनों की मोहलत मुझे दे दीजिए। ऐसा कहकर जो शोभा होती है मायूस होकर वहां से वापस लौट आती है और सोचती रहती है कि शायद इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है और सोचती रहती है कि शायद इस दुनिया में बिना मतलब के कोई किसी का भी साथ नहीं देता। ऐसे सोचते सोचते उसका घर आ जाता है, लेकिन जैसे वो घर आती है तो वहां पर उसे एक बड़ा जिम्मेदार मिलता है जो कि पासी के गांव का था और उसके पास ढेर सारी जमीन थी। वह जमीन पर खेती करने के लिए उसके उस बछड़े को लेने के लिए आया था जो अब तक लगभग बैल बन चुका था क्योंकि उसे 2 साल हो गए थे यहां पर इसके साथ रहते रहते। 2 साल में जो वो काफी ज्यादा बड़ा हो गया था और वह शोभा से उसको खरीदने की बात करता है। अब जब शोभा ये बात देखती है तो उसे साफ साफ मना कर देती है क्योंकि बैल को वो अपने बच्चे की तरह प्यार किया करती थी और वह किसी को भी उसे नहीं बेचना चाहती थी। इसके बाद जो वह जमींदार होता है वो कह देता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अभी नहीं बेचना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब भी तुम्हें बेचना हो तो एक बार मुझे जरूर बता देना क्योंकि मुझे तुम्हारा बैल बड़ा ही अच्छा लग रहा है। ऐसा कहकर वह जमींदार वहां से चला जाता है और शोभा अपने घर के अंदर परिस्थितियों से घिरी हुई ऐसी बैठी रहती है। वह काफी
काफी ज्यादा इस बारे में सोच विचार करती है, लेकिन सोचने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और इसी वजह से वह चुपचाप वहां पर ऐसे ही रहने लगती है। लगभग 2 से 3 दिन बीतते हैं और 2 से 3 दिन बाद वह व्यक्ति साइकिल लेकर दोबारा से आ जाता है, जो कि पड़ोस का ही दामाद था, और वह वहां पर आकर दोबारा से अपने पैसों के लिए शोभा से कहने लगता है। शोभा इस बार फिर से उससे प्यार से कहने लगती है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, बाद में आप आ जाना, बाद में आपको पैसे दे दूंगी। लेकिन तभी जो वह व्यक्ति होता है वो शोभा के सामने एक और ऑफर रखता है, कहता है कि तुम्हें पैसे देने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे मैं कहता हूं वैसी बात मान लो और मैं तुम्हें उसके बदले और भी ज्यादा पैसे दे दूंगा। यह बात शोभा को और भी ज्यादा चुभ जाती है और इसके बाद वह उसे धमकाने लगती है। जब वह उसे धमकाती है तो वह तेज आवाज में कहने लगता है कि देखो ऐसी बात है तो ऐसा करना, 2 दिन है तुम्हारे पास और 2 दिन के अंदर मेरे 10,000 रुपए लौटा देना, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मैं अपने गांव से कुछ लोगों को लाकर तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूंगा। अब यह बात अंदर ही अंदर शोभा को बहुत ज्यादा तोड़ देती है और इसके बाद वह व्यक्ति तो वहां से चला जाता है, लेकिन शोभा 10,000 रुपयों का इंतजाम करने के बारे में सोचने लगती है। धीरे धीरे एक दिन बीत जाता है और दूसरा दिन भी कंप्लीट होने ही वाला था और तभी अचानक से उसे उस पड़ोस के गांव के जमींदार की याद आती है, जिसने कहा था कि अगर अपने बैल को बेचना हो तो मुझे जरूर से बता देना। इसके बाद शोभा यह फैसला कर लेती है कि वह इस बैल को बेच देगी और बेचने के बाद उसके पैसों को चुका देगी और उसके बाद जब वह पैसा कमा लेगी तो दोबारा से अपने बैल को वापस से खरीद लेगी। यह कठिन फैसला शोभा के लिए बहुत ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी उसे यह फैसला लेना पड़ता है अपने लिए और अपने परिवार के लिए। इसके बाद शोभा सीधा उस जमींदार के पास जाती है और वहां पर उस बैल का सौदा उससे करने लगती है। जमींदार भी उससे कह देता है कि ठीक है, अगर तुम बेचना चाहती हो तो मैं तुम्हारे बैल के तुम्हें 12,000 रुपए दे सकता हूं, क्योंकि ये काफी शौकीन लग रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। तो इसके बाद शोभा कहती है कि नहीं साहब, मुझे 12,000 रुपए नहीं चाहिए, आप ऐसा करो केवल मुझे 10,000 रुपए दे दो। अब जमींदार इस बात को सुनकर बड़ा ही हैरान होता है और सोचने लगता है कि जब मैं इसे 12,000 रुपए दे रहा हूं तो ये उल्टा 2,000 रुपए कम क्यों ले रही है। और इस बारे में जब जमींदार शोभा से पूछता है तो शोभा बताती है कि दरअसल मुझ पर 10,000 रुपए किसी के हैं और वो रुपए मुझे लौटाने हैं। आप मुझे 10,000 रुपए दे दो और तब तक मैं आपके 10,000 रुपए ना लौटाऊं, इस बैल को अपने पास रख लो। जब मेरे पास 10,000 रुपए हो जाएंगे तो मैं इस बैल को ले जाऊंगी, तब तक आपको किसी और को इसे नहीं बेचना है। अब यह बात सुनकर जो जमींदार होता है वह भी एग्री हो जाता है और सोचने लगता है कि कोई बात नहीं, अगर ये ऐसा कह रही है तो ऐसा ही कर लेते हैं, और कह देता है कि ठीक है, ये लो 10,000 रुपए और अपने बैल को मुझे दे दो। इसके बाद शोभा उस बैल को बेचकर उन पैसों को ले जाकर सीधा उस व्यक्ति को दे देती है जो बार बार उनके घर आ रहा था, और कहने लगती है कि दीदी ये पैसे उन्होंने लिए थे, लेकिन आपका पैसा चुकता हो गया है और अब अपने पति से कह देना कि मेरे घर के आसपास भी ना फटके। ऐसा कहकर वह वहां से वापस लौट आती है और इसके बाद काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि जो उसका बैल था जिसे उसने बेटे की तरह पाला था वह अब दूसरे के घर चला गया था। और इस बात से उसका बेटा भी काफी ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि वह उसके साथ खेला कूदा करता, उसके साथ मस्ती किया करता और बैल भी इनके साथ घुल मिल गया था। धीरे धीरे करके माँ बेटे नॉर्मल तरीके से अपनी जिंदगी को जीने की कोशिश करते हैं और ऐसे ही करते हुए 4 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक उनका बिल्कुल भी मन नहीं लगा था। और 4 दिन बाद अचानक से वही जिम्मेदार जिसको उन्होंने बैल बेचा था वह वहां पर आ जाता है और आने के बाद जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर शोभा को धमकाने लगता है और कहता है कि ऐसा कैसा बैल दे दिया, वो 4 दिन से उसने कुछ भी खाया पिया नहीं है और चुपचाप बैठा हुआ है, बस आंखों से आंसू निकल रहे हैं। अब यह बात देखकर जो शोभा होती है उसका भी कलेजा फट पड़ता है और वो कहने लगती है कि मालिक कोई बात नहीं, मैं आपके साथ चलती हूँ और मैं देखती हूँ वह कैसे खाना नहीं खाता है और कैसे पानी नहीं पीता है। ऐसा कहकर शोभा और उसका बेटा जो उसको देखना चाहते थे लेकिन उन्हें कोई बहाना नहीं मिल रहा था, वह उसके साथ सीधा उसके घर चले जाते हैं और वहां जाकर जैसे उस बैल के सिर पर शोभा हाथ फेरती है तो वो एकदम से खड़ा हो जाता है, चारा भी खा लेता है और 2 बाल्टी पानी भी पी लेता है। जैसे जिम्मेदार ये सब कुछ देखता है तो उसे बड़ी हैरानी होती है और तभी जो शोभा होती है वो कहने लगती है कि मालिक देखो, आपके हम पर 10,000 रुपए हैं और इसी वजह से आपने इस बैल को अपने पास रख रखा है, तो आप ऐसा करो, हमको कोई ऐसा काम दे दो जिस काम को करके हम आपके 10,000 रुपए चुका सके और तब तक हम आपके पास ही रहेंगे, क्योंकि यहां पर अगर हम रहेंगे तो ये बैल भी अच्छे से खाना पीना खाएगा और आपका काम भी कर देगा थोड़ा बहुत। तो इसके बाद जो मालिक होता है वो थोड़ी देर इस बात को सोचता है और सोचने के बाद इस बात की हामी भर लेता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने पास रख लूंगा, लेकिन मेरे यहां पर काम करने के तुम्हें महीने के केवल 1,000 रुपए मिलेंगे और तुम्हारा कर्जा 10 महीनों में पटेगा। शोभा को दिखता है कि ये पैसे काफी कम हैं, लेकिन फिर भी वो हामी भर लेती है और उसके खेतों में काम करने का फैसला करती है। शोभा दिन रात एक करके उसके खेतों में मेहनत करती है और कैसे भी करके 10 महीनों को कंप्लीट करना चाहती है। उसके बाद उसका बेटा और बैल दोनों एक साथ उसके साथ रह लेंगे। यही सोचकर शोभा वहां पर मेहनत करती रहती है और उस जिम्मेदार ने
अपना घर खेतों के बीच में ही बना रखा था, वहां से उसे काम करने में काफी ज्यादा आसानी होती थी। तभी अचानक से एक दिन जब शोभा खेतों में काम कर रही थी तो उसी दौरान उस जमींदार के घर पर एक तहसीलदार आता है, जो कि जमींदार का दोस्त था और वह उससे मिलने के लिए आया था। गांव की हवा पानी में थोड़े दिन रहने के लिए आया था। अब जैसे वो जमींदार के खेतों में शोभा को काम करते हुए देखता है तो उसकी खूबसूरती को देखकर काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है, क्योंकि शोभा काफी ज्यादा खूबसूरत थी और उसके बावजूद भी वो तेज दोपहरी में वहां पर काम कर रही थी और साइड में उसका बच्चा भी छोटा मोटा काम करवा रहा था। इसके बाद उसके दिमाग में काफी सारे विचार चलते रहते हैं और विचारों को लेकर वह सीधा उस जमींदार के पास पहुंच जाता है। और वहां पर जाने के बाद पहले तो जमींदार उसकी पत्नी से मिलता है और उसके बाद उनसे पूछने लगता है शोभा के बारे में कि ये यहाँ इतनी दोपहरी में काम क्यों कर रही है, आखिर कौन है ये, पहले तो मैंने इसको कभी आपके घर में नहीं देखा। तो उसके बाद जो जमींदार होता है वह उसको पूरी कहानी बता देता है कि किस वजह से यहाँ पर काम कर रही है और क्या कारण है जो इतनी दोपहरी में ये इतनी शिद्दत से काम कर रही है। इस बात को सुनकर जो तहसीलदार होता है उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वह सोचने लगता है कि आज के समय में भी क्या ऐसी महिलाएं हैं जो एक जानवर के लिए इतनी ठीक दोपहरी में यहाँ पर अपने बच्चे के साथ काम कर रही है ताकि उसका जानवर उसे मिल सके। वह सोचने लगता है कि जब यह महिला एक जानवर से इतना प्यार कर सकती है तो अपने प्यार करने वाले इंसान से कितना प्यार करती होगी। उसके बाद जो तहसीलदार है वो पूछने लगता है कि इसका पति कहाँ है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। लेकिन तभी जो जमींदार होता है वो उसे बताता है कि यह बेचारी विधवा है और इसके पति की काफी दिनों पहले मौत हो चुकी है। अब यह बात सुनकर जो तहसीलदार होता है उसे शोभा पर बहुत ज्यादा तरस आने लगता है और इसके बाद वह वहां से टहलता टहलता शोभा के पास तक भी पहुंच जाता है। जैसे ही वो शोभा देखती है कि कोई व्यक्ति उसे देखने के लिए आ रहा है तो उसके बाद वह नोटिस तो कर लेती है, लेकिन अपने काम में पूरी तरह से व्यस्त थी और इसके बाद तहसीलदार उसके पास पहुंच जाता है। तहसीलदार थोड़ी देर तक शोभा को देखता रहता है और देखने के बाद अचानक से कहने लगता है कि जितना प्यार तुम जानवर से किया करती हो क्या उतना प्यार मुझसे भी कर सकती हो। अब यह बात सुनकर शोभा को बड़ा ही अटपटा लगता है और वो तेज आवाज में कहने लगती है कि देखिए साहब, ऐसी बातें मेरे साथ करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता और आप यहाँ से चले जाओ तो ही अच्छा है। लेकिन तभी जो तहसीलदार होता है वो कहने लगता है कि अरे नहीं, आप शायद मेरा मतलब गलत समझ रही हो, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो ये कह रहा था कि क्या आप मुझसे शादी करना चाहती हो, क्योंकि मेरी पत्नी ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया था और परेशान करने के बाद मुझे तलाक भी दे दिया। मेरी पत्नी की वजह से मेरे माता पिता भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए थे और जब से मैंने अपनी पत्नी को तलाक दिया है उसके बाद से मुझे नफरत हो गई है औरत जात से कि वो ऐसा भी किया करती हैं। लेकिन आज मैंने जब तुम्हारी कहानी सुनी जमींदार और उसकी पत्नी से तो मैं पूरी तरह से हैरान हो गया कि आज के समय में ऐसी महिला भी हो सकती है जो एक जानवर के लिए इतनी दोपहरी में अपने छोटे से बच्चे के साथ मेहनत कर रही है। अगर उससे शादी हो जाए तो वो अपने पति का कितनी अच्छी तरह से ख्याल रखेगी। इसी वजह से मैंने तुमसे ऐसा कहा था। जब शोभा को ये बात समझ में आती है तो वह उसके बाद कहने लगती है कि साहब, आप लोग बड़े लोग हो और हम लोग गरीब हैं, हमारे साथ ऐसा मजाक मत करो। लेकिन इतनी ही देर में उसकी पत्नी भी वहां पर आ गए थे और वो आकर शोभा से कहने लगते कि अरे शोभा, ऐसा नहीं है, जो कुछ भी ये कह रहे हैं बिल्कुल सही है, अगर तुम इससे शादी करना चाहती हो तो ये तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। जब शोभा इस बात को सुनती है कि जो कुछ भी बातें अब तक हो रही थी वह सीरियस है और इसके लिए जो जमींदार साहब है उसकी पत्नी है वो भी इस बात को जानते हैं, तो वो कहने लगती है कि ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो बड़ा ही अच्छा रहेगा। लेकिन तहसीलदार साहब से वो कहने लगती है कि देखिए, आपसे मैं शादी तो कर लूंगी लेकिन आपको मेरे साथ साथ मेरे 2 बच्चों को भी रखना पड़ेगा। अब इस बात को देखकर तहसीलदार साहब थोड़े से हैरान होते हैं और कहने लगते हैं कि 2 बच्चे कहाँ हैं तुम्हारे 2 बच्चे, तुम्हारा तो एक ही बच्चा है ना। तभी जो शोभा है वो कहने लगती है कि मेरा एक बच्चा नहीं है, मेरे 2 बच्चे हैं। एक तो ये बच्चा है जो मेरे साथ काम कर रहा है और दूसरा बच्चा वो है जो जिम्मेदार के उस व्यक्ति के साथ काम कर रहा है खेतों में, और अगर आपको मुझसे शादी करनी है तो इन दोनों को भी देखरेख करनी होगी। इस बात को सुनकर जिम्मेदार, उसकी पत्नी और तहसीलदार एकदम से हंसने लगते हैं और तहसीलदार साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं, जैसा तुम चाहो वैसा ही हो जाएगा, लेकिन तुम्हें मेरे माता पिता की अच्छे से देखरेख करनी होगी। इसके बाद शोभा कहती है कि आप चिंता मत करो, मैं आपके माता पिता की अच्छे से देखरेख करूंगी और कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं है। सभी लोगों की उपस्थिति में दोनों की शादी हो जाती है और शादी के बाद जो शोभा है वो तहसीलदार के घर को अच्छी तरह से चमन बना देती है और वहां पर अच्छी तरह से उसको संभाल लेती है। तहसीलदार साहब के माता पिता भी बड़े खुश होते हैं और उसके बाद शोभा को 2 बच्चे और हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको।
बाकी अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर की जो हमें अच्छे अच्छे कमेंट भेजकर बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया करते हैं। सबसे पहला नाम आता है सतीश जी का। सतीश जी जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं और उनके कमेंट बड़े ही अच्छे हुआ करते हैं। तो सतीश जी आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। दूसरा नाम आता है मनीषा जी का। मनीषा जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। तीसरा नाम आता है पुष्पेंद्र पांचाल जी का। पुष्पेंद्र पांचाल जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। चौथा नाम आता है मोहित सिंह का। मोहित सिंह जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। बाकी जो लोग रह गए हैं वो लोग बुरा ना माने, आने वाली किसी वीडियो में आप लोगों के नाम भी आ जाएंगे। आप लोग इसी तरह से अच्छे अच्छे कमेंट भेजकर हमें मोटिवेट करते रहिए और हम आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।